Are you ready? हेलो एवरीवन, गेट 2025 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इसीलिए आपकी अच्छे से तैयारी करवाने के लिए हम लाए हैं गेम चेंजर सीरीज। इस गेम चेंजर सीरीज में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आज बारी है एक्सेल 2024 यानी लाइफ साइंसेज 2024 के पेपर सॉल्यूशंस की और ये होने वाला है इसका पार्ट 3। इस सीरीज में हम शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट, एफिशिएंट यानी आई फ्लाई के सेफ तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ राइट हैंड एरो डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, then the meaning of the words walk, jog, sprint is analogous to bothered, blank, daunted. Which one of the given options is appropriate to fill the blank? A. Phased, B. Phrased, C. Phased and D. Fused. तो सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड एरो डिनोट क्या कर रहा है। ये बता रहा है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है विद द राइट हैंडेड एरो। और ये जो पहला कॉम्बिनेशन मुझे दिया है ना वर्ड्स का, ये दूसरे कॉम्बिनेशन के एनालोगस है, यानी जिस इंटेंसिटी में यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं उसी इंटेंसिटी में इस कॉम्बिनेशन में भी चीजें बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है। वो कहता है वॉक, देन जॉग एंड देन प्रिंट, यानी कह सकते हो आप कि यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ना, स्पीड यहाँ पर चलने की बढ़ रही है। तो अब जरा दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। बॉदर्ड यानी परेशान होना, डिस्टर्ब्ड, ब्लैंक एंड देन डॉन्टेड। डॉन्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होना, इतना ज्यादा कि आप हार ही मान जाओ। ठीक है, तो अब जरा ऑप्शंस देखते हैं ब्लैंक में क्या आ सकता है। पहला है फेज्ड। फेज्ड का मतलब क्या होता है? स्टेजेस में डिवाइड करना किसी प्रोसेस को, तो वो तो गलत हो गया। दूसरा होता है फ्रेज्ड। फ्रेज्ड जनरली यूज होता है जब हम वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस बनाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फेज्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना और डिफ्यूज्ड का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों का जुड़ना, तो फ्यूज्ड भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा सी। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स x एंड y, इफ ln x plus y upon 2 equals to 1 upon ln x plus ln y, then the value of x upon y plus y upon x is a 1, b 1 upon 2, c 2, d 4। सबसे पहले ये देखो कि ln होता क्या है। ln है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। Natural logarithm क्या है? It is a special form of logarithms in which the base is mathematical constant e, where the value of e is approximately 2.71828182 and so on. और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? log e x equals to natural log x। अब ये जो natural log है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। natural log a multiplied by b can be written as natural log a plus natural log b. Quotient property, ln a upon b equals ln a minus ln b. Power property, ln m raised to the power of p equals p multiplied by ln m. ऐसे करके इसकी और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। Now let's get back to the question. Given क्या है हमें? ln x plus y upon 2 equals to 1 upon 2 ln x plus ln y। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड वाला जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 upon 2 ln x plus ln y है। अब प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से ln x plus ln y बन जाएगा ln xy और पावर प्रॉपर्टी से xy पर लग जाएगी पावर 1 upon 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बनेगा ln स्क्वायर रूट ऑफ xy। सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारी अब क्या बनी? ln x plus y upon 2 equals to ln स्क्वायर रूट ऑफ xy। अब दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा x plus y upon 2 equals to स्क्वायर रूट ऑफ xy। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में दोनों ही साइड्स को स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद हमें मिला x plus y upon 2 होल स्क्वायर equals to 4xy और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करते आऊंगी तो मुझे मिलेगा लास्ट में x plus y होल स्क्वायर equals to 4xy। Now let's move on to the fifth step। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। x upon y plus y upon x आइडेंटिटी यूज करेंगे। x upon y plus y upon x equals x square plus y square upon xy। अब जरा x plus y होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा x square plus 2xy plus y square equals to 4xy। तो यहाँ से मुझे x square plus y square की वैल्यू मिल गई 2xy। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। अब जैसे ही मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिला 2xy upon xy, xy कैंसिल होगा, आंसर मेरा आएगा 2, विच इज योर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इन द सीक्वेंस 6, 9, 14, x, 30, 41
a possible value of x is A25, B21, C18, D20। तो आ जाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब करना कुछ नहीं है, पैटर्न देखना है हमें। तो पैटर्न देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, जैसे 6, 9, 14, x या x के बाद फिर 30, तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का। जैसे ही मैंने डिफरेंस निकाला तो मुझे मिला 9 - 6 = 3, 14 - 9 = 5, x - 14 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, x की वैल्यू हमें नहीं पता है। 30 - x भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 41 - 30 बनेगा 11। अब ये जो डिफरेंसेस है ना यहाँ पर 3, 5, क्वेश्चन मार्क 11, इनको मैं एक ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैंने ऑर्डर में अरेंज किया मुझे मिला 3, 5, क्वेश्चन मार्क 11। यहाँ से हमें पता लगता है दैट द डिफरेंसेस आर इन एन इंक्रीजिंग पैटर्न। अब हम इनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमें मिलेगा 5 - 3 = 2 और 11 - 9 भी होता है 2। तो हमें एक चीज तो यहाँ से इंडिकेट हो गई कि दोनों के डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क -5 भी 2 होगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मार्क हमें मिला 7 और दूसरा क्वेश्चन मार्क मिला इसी तरीके से हमें 9। अब सीक्वेंस हमारे डिफरेंसेस का पूरा हो गया 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे x। यहाँ पर x - 14 = क्वेश्चन मार्क था, सो x - 14 यहाँ पर आया 7, x बना मेरा 21। अब इस 21 को वेरीफाई करते हैं इस दूसरी वाली इक्वेशन से। 30 - x हमारा 9 बनना चाहिए, तो 30 - x की जगह मैं लिखूंगी 21, तो मुझे मिलेगा 9, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू हमारी बनी 21, विच इज योर ऑप्शन B। 6th क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ कोहेरेंट पैसेज। P, this fortuitous geological event generated a colossal amount of energy and heat that resulted in the rocks rising to an average height of 4 km across the contact zone. Q, does the geophysicists tend to think of the Himalayas as an active geological event rather than as a static geological event? R, the natural process of cooling of this massive edifice absorbed large quantities of atmospheric carbon dioxide, altering the Earth's atmosphere and making it better suited for life. S, many millennia ago, a breakaway chunk of bedrock from the Antarctic plate collided with the massive Eurasian plate. A, QPSR, B, QSPR, C, SPRQ, D, SRPQ। सो बेसिकली करना क्या है, PQRS में जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको हमें सही ऑर्डर में लगाना है ताकि एक पैसेज बन पाए। स्टेटमेंट P हमें क्या बता रही है कि टकराव की वजह से रॉक्स राइज हुए, ठीक है। स्टेटमेंट Q हमें बता रही है कि जियोलॉजिस्ट कहते हैं दैट हिमालयाज इज एन एक्टिव इवेंट एंड नॉट अ स्टैटिक वन। R हमें बता रहा है किस तरीके से एटमॉस्फेयर में कूलिंग होती है। S हमें बता रहा है कि एंटार्क्टिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए थे। तो इनको हमें सही ऑर्डर में लगाना है। अब सही ऑर्डर में लगाते हैं जरा इसको। सबसे पहले क्या हुआ होगा, दो एंटार्क्टिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आके आपस में टकराए होंगे, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, रॉक्स राइज हुए, फिर कूलिंग प्रोसेस चला अर्थ में, और उसके बाद जियोफिजिस्ट ने फाइनली कंक्लूड किया दैट हिमालयाज इज एन एक्टिव इवेंट। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, SPRQ, और SPRQ हमारा ऑप्शन C में मिलता है, तो C हमारा करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ पर्सन सोल्ड 2 डिफरेंट आइटम्स एट द सेम प्राइस. He made 10% profit in one item and 10% loss in the other item. In selling these 2 items, the person made a total of 1% profit, 2% profit, 1% loss and 2% loss. ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पे जिस पर्सन की बात कर रहे हैं ना, ये जिन्होंने 2 अलग अलग आइटम्स बेचे, वो और कोई नहीं, हमारे वेलकम से उदय भाई हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये तो याद ही होगा, आलू ले लो कांदा ले लो वाली कहानी। तो बेसिकली समझ लो कि उदय भाई ने आलू और कांदा सेम रेट पर बेचा, और एक पर तो उन्हें प्रॉफिट हुआ 10%, दूसरे पर उन्हें लॉस हुआ 10% का। तो फाइनली हमें ये बताना है कि उदय भाई को टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ। ठीक है, इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो स्टेप्स पर आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों आइटम्स का, जो कि गिवन है 100 रुपीज ईच। ठीक है, दूसरा स्टेप है कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं, जितने में उन्होंने बेचा उसको हम मान लेते हैं। क्योंकि उदय भाई ने 10% प्रॉफिट बनाया, तो 10% प्रॉफिट कैसे बना, इस 10% प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। सेलिंग प्राइस हमें पता है 100,
x प्लस 0.1x इक्वल्स टू 1.1x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू हमें मिलती है 90.91। कॉस्ट प्राइस फॉर सेकंड आइटम, मान लो दूसरा आइटम हमारा कांदा है, तो कांदे को हमने क्या बना दिया y की कॉस्ट प्राइस को। तो क्योंकि यहाँ पर 10% का लॉस हुआ तो बना सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिली कुछ 111.11। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस में मिला 202.02 और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना था 200। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के टोटल से तुम ये तो बता ही सकते हो कि उदय भाई का यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अब टोटल लॉस कितना हुआ हमारा, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस टोटल माइनस सेलिंग प्राइस टोटल, तो वो बना 2.02। परसेंटेज निकाल लो इसकी, 2.02 डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अप्रोक्सीमेटली बना 1%। दस उदय भाई मेड अ 1% लॉस, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है। 8th क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द पाई चार्ट्स डिपिक्ट द शेयर्स ऑफ वेरियस पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज in the total electricity generation of a country for the years 2007 and 2023. The renewable sources of electricity generation consist of hydro, solar and wind. Assuming that the total electricity generated remains the same from 2007 to 2023, what is the percentage increase in the share of the renewable sources of electricity generation over this period? A 25%, B 50%, C 77.5%, D 62.5। तो बेसिकली हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पर कि 5 तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पहला होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल बर्निंग से और गैस से। तो 2007 में 30% शेयर था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, 5% शेयर था सोलर एनर्जी का और 5% शेयर था विंड एनर्जी का। 2023 में 35% था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, 20% था सोलर एनर्जी का, सिर्फ 10% था विंड एनर्जी का। बाकी जो 2 तरीके हैं उनसे इतना ज्यादा पावर जनरेशन नहीं किया जाता। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। गिवन क्या क्या है हमें, फॉर द ईयर 2007 हाइड्रो का था 30%, सोलर 5%, विंड 5%। तो ये रिन्यूएबल शेयर 2007 में टोटल कितना था 40%। अब आ जाते हैं 2023 पर। 2023 में हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन था 35%, सोलर का था 20%, विंड का था 10%। तो यहाँ टोटल रिन्यूएबल शेयर हमारा बना 65%। अब मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर था मेरा 65%, ओल्ड शेयर था 40 डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100। तो यहाँ पर मुझे मिला 25/40 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये बना 62.5%, which is your option D। अब क्वेश्चन 9 पर आ जाते हैं। A cube is to be cut into 8 pieces of equal size and shape. Here each cut should be straight and it should not stop till it reaches the other end of the cube. The minimum number of such cuts required is A3, B4, C7, D8। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, एक क्यूब लिया और इस क्यूब को एक कोने से दूसरे कोने तक काट दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको तब तक काटती रहूंगी जब तक मेरे पास की 8 इक्वल शेप और साइज के छोटे छोटे क्यूब्स मुझे ना मिल जाए, कुछ इस तरह से। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने हमें चाहिए होंगे ताकि मुझे 8 छोटे छोटे क्यूब्स मिल जाए। जरा देखते हैं। एक सिंगल क्यूब है, इस सिंगल क्यूब को मैंने एक बार काटा। जब मैंने एक बार कट किया तो मुझे कितने क्यूब्स मिले, 2 क्यूब्स मिले। ठीक है, अब इस क्यूब को भी मैंने बीच में से काट दिया और इस क्यूब को भी मैंने एक बार कट कर दिया। यहाँ से मुझे कितने क्यूब्स मिले, 2 क्यूब यहाँ से और 2 क्यूब इस वाले क्यूब से। तो टोटल मेरे पास हो गए 4। अब मैंने क्या किया, इन चारों क्यूब्स को भी कट कर दिया। अब जैसे मैंने इनको कट किया तो मुझे कितने मिले, 2-2 ईच क्यूब मिले। अब इनको मैं टोटल करूं जरा तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 8 क्यूब्स। तो मुझे कितने कट लगाने पड़े, 1 कट, 2 कट और 3 कट। यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप के बाद मुझे 8 क्यूब्स मिल गए छोटे छोटे। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, विच इज 3। अब बढ़ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। इन द 4x4 array shown below, each cell of the first 3 rows has either a cross or a number. The number in a cell represents the count of the immediate neighboring cells, left, right, top, bottom, diagonals, not having a cross. Given that the last row has no crosses,
then sum of the 4 numbers to be filled in the last row is 11, 10, 12, 9. अब क्वेश्चन का कह रहा है कि मुझे एक एरे दिया है, ये ग्रिड दी गई है। अब इस ग्रिड में किस तरीके से नंबर्स फिल्ड हैं कि जैसे यहाँ 1 लिखा है अगर, तो 1 का मतलब हुआ कि इसके पड़ोस में और कितने नंबर्ड एलिमेंट, ठीक है, x को काउंट नहीं करना, सिर्फ नंबर्ड एलिमेंट्स की बात करनी है। तो यहाँ 1 है, इसके पड़ोस में कितने नंबर्ड एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही है, तो ये बन गया 1। फॉर एग्जाम्पल इस 5 की बात करते हैं, तो इस 5 के पड़ोस में चेक करते हैं कितने नंबर्ड एलिमेंट्स हैं। एक तो 3 है, एक 1 है, 2 हो गए, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर नंबर फिल हुआ 5। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि जो लास्ट वाली रो है इसमें जो भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा। अब हिंट हमें ये दे दिया गया है कि लास्ट रो में एक भी एलिमेंट x नहीं है, यानी हर एक बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, गिवन नंबर्स को पहले समझ लो। जहां पर भी नंबर लिखा है, ईच नंबर रिप्रेजेंट्स द काउंट ऑफ इट्स इमीडिएट नेबर्स, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, डायगोनल, जो कि बस x नहीं होने चाहिए। ठीक है, नंबर्ड एलिमेंट्स का काउंट है, उसके पड़ोस में कितने नंबर्ड एलिमेंट्स हैं। द लास्ट रो हैज नो x, लास्ट रो में हमारे पास कोई भी x नहीं है, मीनिंग ऑल इट्स नंबर्स डिपेंड ऑन द थर्ड रोज वैल्यू। तो इनके जो भी यहाँ पर नंबर्स होंगे ये सब, ये थर्ड वाली जो रो है इस पर डिपेंड करने वाली है। एनालाइज करते हैं एक एक कर कर। एनालाइजिंग द नंबर्स इन द थर्ड रो, द नंबर 3 इन 3-1 मीन्स इट हैज 3 नॉन x नेबर्स। अब 6 का मतलब हुआ 6 नॉन x नेबर्स, x का मतलब हुआ इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, एंड ये वाले x का भी मतलब हुआ कि इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एट ऑल। स्टेप 3 पर आते हैं, कैलकुलेटिंग द लास्ट रो वैल्यू। अब पहले वाले बॉक्स की बात करते हैं। अब ये 3 के नीचे आने वाला है। 3 का मतलब क्या था कि 3 नॉन x नेबर्स होंगे। तो नेबर्स ऑफ 3-1 जो हमारा ऊपर वाली रो थी उसके क्या क्या है, 2-1, 2-2, 3-2 एंड 4-1, और बाकी भी हो। तो सिंस 3-2 इज x, तो बाकी के सब क्या होने चाहिए, नॉन x होने चाहिए। तो 4-1 मेरा ये से बन जाएगा 2। सिमिलरली 4-2 की बात करते हैं जो कि 3-2 के नीचे आता है। सिंस 3-2 हमारा x है तो इसका इफेक्ट तो इग्नोर हो जाएगा। अब जो मेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 3-1 और 3-3 से, जहां से हमारा आंसर बना 3। फाइंडिंग 4-3 जो कि करेक्टली 3-3 के नीचे आता है। अब यहाँ पर 6 है, यानी इसके आसपास 6 नॉन x नेबर्स होने चाहिए। तो जो नॉन x नेबर्स हैं उन्हें काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आंसर 3। अब फाइंडिंग 4-4, ये आता है बिल्कुल 3-4 के नीचे। तो क्योंकि 3-4 x है तो इसका इफेक्ट तो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो मेन कंट्रीब्यूशन आएगा 3-3 से, जहां से हमें मिलेगा आंसर 3। अब मिल गए मुझे सारे एलिमेंट 2, 3, 3, 3, इनको ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 11, विच इज ऑप्शन A. So thank you so much for watching. We are from iFly. We deal with CSIR NET, GATE, ICMR and many more national level exams. If you want to know more about us, do search hashtag iFlyNetGate. Then contact us on 9013902981 on WhatsApp. We wish you all the very best for your GATE 2025. You can find us on every social media present. Visit our website, contact us, and we wish you all the very best for your GATE 2025 exam.